नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी मिश्रा एक बार फिर ज्ञान विज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने वादा किया था कि जल्द ही आपको अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमारा चैप्टर चल रहा था, इसका पार्ट 2 वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे लाइट के बारे में जाना और लाइट के रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना के बारे में जाना, और अब इस रिफ्लेक्शन के कारण किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और इस सेक्शन में हम लोगों ने क्या क्या कवर करने वाले हैं आइए देख लेते हैं। इस सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो मैंने बोला था कि अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन, प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होगा, स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और जब हम इसका स्फेरिकल मिरर का स्टडी करेंगे तो उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और हमारा इसी से के साथ ही हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड जो इमेज फॉर्मेशन होता है स्फेरिकल मिरर में, तो उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे इमेज फॉर्म होता है उसके बारे में जानेंगे। साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर में कैसे यूज होता है उसके बारे में जानेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आगे हम जानेंगे, इसमें इमेज कैसे फॉर्म होता है। मिरर फार्मूला देखेंगे और लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में जानेंगे कि कॉन्केव मिरर कैसे बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का, और पहले टर्म्स की ओर बढ़ते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, मैंने स्टूडेंट्स बता दिया था कि जब कोई हमारी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसमें जब कोई इंसिडेंट रे आती है और वहाँ उस इंसिडेंट पॉइंट से टकराने के बाद after striking the incident point it reflect back in same medium, so this phenomena is called the reflection of light। और इस रिफ्लेक्शन में वो कौन कौन से नियम को पालन करती है, क्या क्या उसके लिए ट्रू है उसके बारे में हम जानते हैं। तो हमने देखा, ये डायग्राम आपके सामने आया स्टूडेंट्स, और आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो कि हमारा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये हमारी एक इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे आपको दिख रही है, यहाँ ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये ओ जो मैंने ड्रॉ करके रखा है, और इससे यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे वापस जा रही है। हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली है नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में। तो आइए रूल्स देखते हैं कि क्या क्या लॉ हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इसके कहने का मतलब स्टूडेंट मैं बता देता हूँ कि ये एक ही प्लेन में होंगे। जैसे ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक प्लेन हो गया ये, और ये जो इंसिडेंट रे है ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे। इसके लिए मैंने ये एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करके रखा है, आप देखिए इसी प्लेन में ये लोग हैं। मतलब पहला लॉ आपको क्लियर हो चुका है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन पे होंगी, है ना। आपने देखा होगा 3 प्लेन हो सकते हैं मैथ्स में, जैसे एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा ऐसा, और एक ऐसा जो 3D पिक्चर में आप देखते हैं कि एक ऊपर की ओर जाता है। तो अगर ये एक्स और वाई अगर मान लें तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन में होगा ये तीनों लाइज करेंगे। चूँकि ये 2D है तो इसको समझा पाना थोड़ा सा नहीं है, पर आप आसानी से समझ सकते हैं, मैंने ये ड्रॉ कर दिया है इसीलिए कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो इसमें हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के रखी है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, तो ये तीनों एक ही इस प्लेन में लाई करेंगे, इसी प्लेन में ये रहती हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो नॉर्मल से ही दोनों एंगल मेजर किए जाएंगे, तो जो ये
नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल हो गया। और ये कौन सा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये आर। तो ये क्या कह रहा है कि जो इंसिडेंट एंगल है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। यही दोनों स्टूडेंट्स हमारे रूल हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये एक ही प्लेन में रहेंगे, और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो आई है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आर है ये हमेशा बराबर होंगे। मतलब जिस एंगल को लेके इंसिडेंट रे आएगी उसी एंगल के साथ, वो नॉर्मल के साथ वो रे रिफ्लेक्ट भी होगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के कारण इमेज फॉर्म कैसे होगी, तो ये जो इमेज फॉर्म होती है वो दो तरह की फॉर्म होती है स्टूडेंट रिफ्लेक्शन के बाद। या तो वो इमेज रियल इमेज होगी या तो वर्चुअल इमेज होगी। अब रियल इमेज क्या होगी और वर्चुअल इमेज क्या होगी, तो आइए आगे बढ़ते हैं। रियल इमेज ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। जब जो इंसिडेंट रेज हैं, यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, ये सपोज ये हमारा एक मिरर है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मान लीजिए, और इसमें ये वाली रेज, ये वाली रेज और ये वाली रेज, ये सारी की सारी रेज इंसिडेंट हो रही हैं, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही हैं, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके इधर से कहीं से निकल रही हैं। तो जब ये वास्तव में एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, तो ऐसी जो जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की, सपोज दैट यहाँ पे कोई अगर ऑब्जेक्ट है और यहाँ से अगर इससे रेज इंसिडेंट हो रही हैं, तो यहाँ पे स्ट्राइकिंग पॉइंट है, यहाँ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज कहलाएगी स्टूडेंट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपीयर होती हैं, ऐसा लगता है कि मीट करके आ रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वहाँ पे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज होगी, एक आभासीय इमेज होगी। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, वर्चुअल इमेज आर ऑब्टेन्ड व्हेन द रेज अपीयर टू मीट ईच अदर बट एक्चुअली डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वो अपीयर हो रहा है, लग रहा है ऐसा कि वो इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज दैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये सारी की सारी इंसिडेंट रे हैं, तो जब रिफ्लेक्टेड हो रही तो ये वाली रेज इधर भाग रही है, ये वाली इधर भाग रही है, ये वाली इधर भाग रही है, तो इधर तो अब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पर जब यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देखता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे सारी की सारी रेज यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से बाउंस बैक हो रही हैं, और यहीं पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब ऐसा लगता है कि द रेज अपीयर टू मीट ईच अदर, so in that condition the virtual image is forming। ऐसी कंडीशन में जो हमारी वर्चुअल इमेज बन रही होती है, और अगर रियल इमेज बन रही है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसे आप स्क्रीन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पर्दा लगा लिया, उसमें इस इमेज को आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसमें उसको उतारा जा सकता है। बट जो हमारी वर्चुअल इमेज होगी उसके साथ ऐसी कुछ घटना नहीं करवा सकते स्टूडेंट्स आप। अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। अगर हमारा कोई प्लेन मिरर में इमेज बन रही है तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, आइए देखते हैं। तो ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ये आपको पिक्चर में दिख रही होगी, और ये इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये हमारा प्लेन मिरर है जो सीधा है, और ये जो है ये बॉटल जो है तो इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब अगर इस प्लेन मिरर में इसका जो इमेज बन रही है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इमेज विल बी वर्चुअल, इमेज वर्चुअल होगी। वर्चुअल अभी मैंने स्टूडेंट्स बताया आपको कि जब एक्चुअल में जो इंसिडेंट रेज होंगी तो एक दूसरे को रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो मतलब ये अपीयर होंगी, इंटरसेक्शन जैसे लग रही होंगी बट इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इरेक्ट होगी, इरेक्ट मीन्स सीधी खड़ी रहेगी इसकी इमेज, और सेम साइज, इक्वल इन साइज एज ऑब्जेक्ट,
जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो एक्चुअल में सामने जिसका इमेज मिल रही है, उस ऑब्जेक्ट की साइज का ही इमेज हमको मिलेगी। सेकंड इसका जो है तो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर आर फाउंड टू बी इक्वल। इस मिरर से जितनी दूरी पर, यहाँ ये मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा मिरर है, इस मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही डिस्टेंस में इसकी इमेज फॉर्म होगी। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर। बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये इमेज यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो ये ऑब्जर्वर को यहाँ पे तो इंटरसेक्शन होगा नहीं, तो इमेज बनेगी नहीं, तो ये इधर से आती हुई कहीं से इसको लगेंगी और यहीं पे पीछे, चूंकि ये पीछे मिरर के पीछे ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, मतलब मिरर के अंदर, पीछे मतलब आप ये मत समझिएगा कि मिरर के पीछे साइड ऐसा कुछ हो रहा है, मिरर के अंदर इधर जो है तो इसकी पॉलिशिंग सरफेस है। जैसा कि आप प्लेन मिरर या आपके फेस देखने वाला मिरर कभी टूटा होगा तो आपने देखा होगा बैक साइड में ऐसा पेंट किया हुआ रहता है, तो ये इधर पेंट किया हुआ है, बट इस इमेज इसको ये लगेगा कि इसके अंदर ये इमेज बन रही है। हम भी खड़े होते हैं अगर मिरर के सामने, तो हमारी जो इमेज बनती है वो मिरर के अंदर बनती है। तो चलिए स्टूडेंट्स जान लेते हैं कि प्लेन मिरर में फिर क्या क्या होता है, फिर से देख लेते हैं। वर्चुअल होगी, मतलब जो होगी रियल इमेज नहीं बनेगी उसकी। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी रहेगी, सेम साइज की इमेज रहेगी, और जितना दूर ये ऑब्जेक्ट है इमेज से मिरर से, उतनी ही दूर वो पीछे इमेज इसकी बनेगी मिरर के अंदर। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा और जो सपोज जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारी इमेज है, तो ऑब्जेक्ट फ्रंट पे रहेगा और जो हमारी इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, मतलब मिरर के हमेशा पीछे बनेगी। तो चलिए स्टूडेंट, या आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, मैं समझा पाऊँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको पॉज करके इसको आप एक बार पढ़ के और फिर एक बार आप समझ सकते हैं, या इसको रिवाइंड करके फिर से आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर। अगर हमारा स्फेरिकल मिरर है, सबसे पहले तो मैं आपको स्फेरिकल मिरर बता दूं कि क्या चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं उसको मैं बताऊंगा। तो हमारे जो मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक कॉन्केव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्केव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, आइए देखते हैं। सपोज करिए स्टूडेंट कि हमारा प्लेन मिरर तो एक सीधा बिल्कुल ऐसा मिरर है, ऐसा ग्लास है, ऐसा कांच है, इसको पीछे साइड हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, तो ये हमारा प्लेन मिरर बन गया। अब ये कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, या इसको एक साथ हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे, तो ये क्या होते हैं। सपोज दैट ये एक होलो ग्लास का कहा जाए कि बॉल है ना, एक ऐसा है ग्लास का बॉल है ये, है ना, जो हॉलो है। तो अगर हम सपोज करिए यहाँ पे ऐसा एक कांच का गोला है हमारे पास, ग्लास का हॉलो बॉल है, अब इसको हमने ऐसा बीच से कट कर दिया, सपोज दैट। अब कट कर दिए तो दो कंडीशन बन गई, एक ये टुकड़ा बना, एक ये टुकड़ा बना, है ना, एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना। अब अगर हम दो कंडीशन हो सकती है, या हम अगर इसको पीछे साइड से पेंट कर देते हैं, ऐसा पीछे साइड पेंट कर दिया, तो ये रिफ्लेक्शन किधर से करेगा, इस साइड से करेगा रिफ्लेक्शन। अब अगर इसको अंदर से पेंट कर दिया, इधर अंदर से पेंट कर दिया, तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बन गई, ये वाली बन गई, है ना। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम के माध्यम से भी बताया है कि इफ यू पेंट द इनर साइड ऑफ द दिस सेक्शन और आउटर साइड ऑफ द सेक्शन, सो ये पेंट ही आपको बताएगा कि वो कौन सा बना, कॉन्केव बना या कॉन्वेक्स बना, मतलब उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है। आइए अब इसको पढ़ के देख लेते हैं कि
इट इज़ अ मिरर, पहले कॉन्केव की बात कर रहे हैं। इट इज़ अ मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द कॉन्केव साइड, आउटर साइड इज पेंटेड। जब हम बाहर, ये जो मान लीजिए एक कांच का गोला है, हॉलो बॉल है, इसको यहाँ से मैंने कट किया और बाहर वाली सतह आउटर साइड को पेंट कर दिया हमने, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई इसकी। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि आउटर साइड पेंटेड होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर साइड बनती है, तो ये कॉन्केव मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉन्केव मिरर बन जाता है। और जस्ट अपोजिट कॉन्वेक्स मिरर है, जब इनर साइड हम पेंट कर देते हैं और आउटर साइड जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनती है, जिधर इंसिडेंट होगी रेज और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, वो हमारी कॉन्वेक्स मिरर कहलाती है। It is a mirror in which the reflection take place from bullying surface. Inner side is painted. Convex mirror. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी है, एक बार देखेंगे और रिवाइज करेंगे तो बहुत ही आराम से आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या कैसी चीज़ें हो रही हैं। टर्म्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। अब जब ये स्फेरिकल मिरर बन जाते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव, तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, कुछ टर्म्स आते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो डायग्राम, एक तो पहला वाला डाला और एक नया डायग्राम डाला। तो पहला जो टर्म्स आता है वो पोल आता है, जिसे पी से डिनोट किया जाता है। सो इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर डिनोटेड एज पी। ये मिड पॉइंट होता है। जैसे सपोज दैट हमने ये स्फेरिकल हमारा मिरर है, इसका जो हमने यहाँ पे यहाँ इतना कट किया और इतना कट किया, और इसकी आउटर साइड को हमने पेंट कर दिया, यहाँ आउटर साइड हमने पेंट कर दिया पूरा। अब हमारी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनी, तो इतना और इतना जो सेक्शन हमने कॉन्केव मिरर बनाया, तो इसका जो मिड पॉइंट है, बीच वाला हिस्सा है, जैसे कि ये यहाँ पे मिड पॉइंट हमको मिल रहा है, तो इसे ही हम पोल कहेंगे। इस भाग को, इस पार्ट को हम पोल कहेंगे और इसे पी से डिनोट किया जाता है हमेशा। इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, और यू कैन से लाइक दैट इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये मिड पॉइंट है ना, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्केव मिरर है, इन दोनों का जो ये मिड पॉइंट है, ये पी, ये पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है आपका सेंट्रल ऑफ कर्वेचर। सेंट्रल ऑफ कर्वेचर बहुत ही इजी है। इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑन विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट डिनोटेड एज सी। जिस गोले को, जिस स्फेयर को ये काट के बनाए गए हैं, उसका जो सेंटर पॉइंट रहा होगा, वही क्या कहलाएगा? आपका सेंट्रल ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। वही आपका सेंट्रल ऑफ कर्वेचर बनेगा। जैसे सपोज दैट ये वाला जो हमारा है, ये वाला जो सेक्शन काटा गया है हमारा, तो ये इस वाले स्फेयर से काटा गया है, इस गोले से काटा गया है, और इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसका सेंटर पॉइंट ये है। तो ये हमारा क्या बन गया? सेंट्रल ऑफ कर्वेचर। यही हमारा सेंट्रल ऑफ कर्वेचर बन गया। अब जो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंट्रल ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर डिनोटेड एज आर। जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा स्टूडेंट, उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और ये क्या चीज़ होती है? अभी हम लोगों ने जाना कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ये जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई इतना, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो पोल कहलाएगा। और जिस ये स्फेयर का पार्ट है, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सो पोल और सेंट्रल ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस जितनी है, ये इतनी डिस्टेंस कहलाएगी रेडियस ऑफ द कर्वेचर। इसे क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ द कर्वेचर कहेंगे। इसमें ये और ये इतना क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, ये पोल हो गया, और ये सेंट्रल ऑफ कर्वेचर हो गया, और इसकी जो इतनी डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगी स्टूडेंट? रेडियस ऑफ द कर्वेचर कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की हो जाते हैं। टर्म्स रिलेटेड विद द स्फेरिकल मिरर, वही है, और फिर से हमने एक डायग्राम उठाया, और अगला टर्म्स होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है स्टूडेंट? प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइन द
पोल टू द सेंट्रल ऑफ कर्वेचर। ये कोई वैसा नहीं है, एक इमेजनरी लाइन होती है जो पोल, सेंट्रल ऑफ कर्वेचर, इनको मिलाती हुई एक सीधी जो लाइन होती है, यही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो स्टूडेंट हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ डाला। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मिड पॉइंट जो होगा वो पोल होगा, पी से डिनोट करते हैं। जिस स्फीयर का ये पार्ट होता है उसका जो सेंटर होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, सी से डिनोट करते हैं। और जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की इतनी जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, उसे आर से डिनोट करते हैं। और जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसके बाद आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या कहलाता है कि द रेज ऑफ द लाइट पैरेलल एंड close to the principal axis of the mirror after the reflection either pass through a point or appear to be the coming from a point on the principal axis. This point is called principal focus of the mirror, denoted as capital F. इसके कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर सपोज दैट इतना सेक्शन में बाहर निकाल लेता हूँ, सपोज दैट ये ऐसा है हमारा, ठीक है। अब इधर हमने पेंट कर दिया, अब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गई, ये इनर सरफेस हो गई। और अब हमारा सपोज दैट यहाँ से ये मिड पॉइंट है और ये सीधी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने इसको मिड पॉइंट को पी ले लिया और ये हमारा सपोज दैट यहाँ पे सेंट्रल ऑफ कर्वेचर है ना, ऐसे ही हम इसको इमेजिन करके बनाएंगे। तो ये हमारा सेंट्रल ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि अगर जितनी भी रेस ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हुई इसके पास जाएंगी, यहाँ से ऐसे जाएंगी, और रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पॉइंट से होके बाहर निकल रही हैं, जिस पॉइंट से होके जहाँ से ये बाहर निकलेंगी, बाहर आएंगी, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। और ये कैपिटल एफ से डिनोट होगा। बस इतना ही है कि प्रिंसिपल, ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी भी पैरेलल रेज जाती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकलती हैं, फोकस से निकल रही हैं, प्रिंसिपल फोकस से, और इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो यही प्रिंसिपल फोकस हो गया। आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ बहुत ही इजी है स्टूडेंट। यहाँ प्रिंसिपल से सेंट्रल ऑफ कर्वेचर जो होता है तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इतनी डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो गई और प्रिंसिपल से जो फोकस की डिस्टेंस हो गई वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। ऐसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अपर्चर ऑफ द मिरर, the diameter of the periphery of a spherical mirror which actually reflects the incident ray. मिरर का उतना पार्ट जो रिफ्लेक्शन का काम करता है इंसिडेंट रे के, उतना भाग, उतना पार्ट क्या कहलाता है, अपर्चर ऑफ द मिरर कहलाता है। सपोज दैट इतना भाग हमने पेंट किया है, इतना पार्ट इसका क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है ये अपर्चर कहलाएगा, अपर्चर ऑफ द मिरर कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे टर्म्स थे। सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। द प्रोसेस इन विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट इज नोन एज कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। अगर स्टूडेंट जो हमारी पैरेलल बीम्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं और किसी पॉइंट पर मिल रही हैं, अब सपोज दैट मान लीजिए कि स्टूडेंट्स हमारा एक केस है, मिरर है और इधर पॉलिश कर दिया तो इधर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इससे जितनी भी पैरेलल रेज जा रही हैं अगर ये रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, सारी लाइट को एक जगह लाने का काम कर रहा है। ये कन्वर्जेंस ऑफ लाइट कहलाता है।
और कॉन्केव मिरर ऐसा काम करता है। ये कॉन्केव मिरर है हमारा, तो ये कॉन्केव मिरर ऐसा काम कर रहा है, इसलिए इसे कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। इसे को कन्वर्जेंट मिरर के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारा डाइवर्जेंस इसका उल्टा है, अगर कोई पैरेलल बीम आ रही है लाइट की, तो ये किसी अपीयर हो रही है कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। अगर ऐसा लग रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के से जो पैरेलल आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि एक किसी पॉइंट से आती हुई लग रही हैं, प्रतीत हो रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंस कहलाता है ऑफ लाइट। और जो ये कॉन्वेक्स मिरर ऐसा काम करता है, इसलिए इसको डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। सपोज दैट ये हमारा क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसका इनर साइड मैंने पेंट कर दिया और ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसमें इधर से लाइट आएंगी तो ये लाइट एक बीम जा रही है, ये लाइट बीम जा रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ऐसे और ऐसे इधर रिफ्लेक्शन हो गया इनका। तो जब ये इधर तो कहीं मिलेंगे नहीं, और जब इधर हम देखेंगे तो ये इस पॉइंट से यहाँ से आती हुई लगेंगी। appears to come from a point, इस पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही हैं। इस प्रोसेस को हम डाइवर्जेंस ऑफ लाइट कहेंगे। और ये चूंकि कॉन्वेक्स मिरर ऐसा काम कर रहा है, तो इसे डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख भी सकते हैं स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर है। यहाँ से ये सारी की सारी पैरेलल रेज जा रही हैं इसमें, और क्या हो रहा है कि सारी की सारी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्जेंट मिरर हो गया। और ये फिनोमिना जो है ये कन्वर्जेंस ऑफ लाइट कहलाएगा। और यहाँ पे ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ से सारी पैरेलल बीम जा रही हैं, और ये रिफ्लेक्शन के बाद अगर ऑब्जर्वर इधर से देखता है तो ये इस पॉइंट से ऐसा अपीयर हो रही है कि एक पॉइंट से आ रही हैं, और ये ऐसा काम कॉन्वेक्स मिरर कर रहा है, इसलिए इसको डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टॉपिक कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला वीडियो मैं जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा। आगे